ओके, तो हम सॉलिड स्टेट ये जो आपका लेसन है वो देख रहे थे। ओके, तो उसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। गुड। सो हमने कुछ थियरी पॉइंट्स कवर किए हैं। वो कौन से है वो देखते हैं सबसे पहले। कि हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड देखा है, राइट? तो उसमें क्या क्या आता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। सो उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके, and then second type was amorphous solids। ये हमने डिस्कस किया था। ओके, इसके एग्जांपल देखे हैं हमने, each one in detail। Then two special terms we have seen, out of which one was isomorphism, and polymorphism, ये भी हमने देखा है। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है आपके लेसन के ये कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसमें से किसी पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, देन classification we have seen। okay, so क्लासिफिकेशन में हमने कितने टाइप्स देखे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके, सो इसमें हमने कितने टाइप देखे थे? 4 टाइप्स देखे थे, कैटेगरीज देखे थे। और एंड ऑफ कोर्स दिस क्लासिफिकेशन वाज ऑफ crystalline solids। okay, so keep this in mind, this was for crystalline solids। okay, तो टाइप्स कौन से थे? ionic solids, ionic solids, then second was which one? Covalent network। हाँ, right, covalent network solid। then third was molecular crystal. good, molecular solids, and fourth one was metallic, good, metallic solids। okay, so ये हमने देखा था, इसका डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल हमने देखा है। ओके, और इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाज द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें एक्चुअली जो क्यूब का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसमें पैटर्न कैसे होता है, ये हमने देखा था। ओके, सो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है? लैटिस एंड बेसिस। ओके, सो ये जो वर्ड्स है ये ध्यान में रखो, क्रिस्टल, लैटिस, बेसिस। ओके, ये हमने सब लिया था। हाँ, यस, बोलो। हे लॅटिस आणि बेसिस परत एकदा सांगा ना. ओके, सो क्या होता है देखो कि ये एक्चुअली हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आपका क्रिस्टल है तो वो ये दो टर्म्स जो है ना आपके लैटिस एंड बेसिस, इसके बेसिस पे ये क्या कहा जाता है ये बताया जाता है। ओके, सो लैटिस इज व्हाट? लैटिस इज अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ओके, सो लैटिस के पॉइंट्स होते हैं, राइट? लैटिस हमें पॉइंट्स देता है कि दिस इज योर स्पेस एंड
onto this space you have to arrange your crystal, okay, or you have to arrange the your molecules, okay. तो ये पॉइंट्स कौन देता है हमें? ये लैटिस देता है, ओके। सो ये हमें क्या मिलते हैं? पॉइंट्स मिलते हैं, ओके। चलो, अब ये पॉइंट्स मिल गए, तो इसके आगे का स्टेप होती है कि यहाँ पे पार्टिकल्स अटैच होते हैं, ओके। यहाँ पे क्या होते हैं कि पार्टिकल अटैच होते हैं टू ईच ऑफ द पॉइंट। सो यहाँ पे एक पार्टिकल आएगा, यहाँ पे एक आएगा, ओके। सो ये से पार्टिकल्स आ जाते हैं इस पॉइंट्स पे, और इन पार्टिकल्स से एक नेटवर्क बनता है, ओके। इससे क्या बनेगा? एक नेटवर्क बनेगा, राइट। और इस नेटवर्क को हम कहते हैं क्रिस्टल, okay. So these points are called as lattice, and these particles attached together, they are called as bases. They form the basis of crystal, that's why they are called as bases. आया समझ में? Yes. Good. So अब यहाँ पे ये जो क्रिस्टल होता है आपका, वो जो क्रिस्टल होता है उसका जो बेसिक क्या कहेंगे पैटर्न होता है, या स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, होता है, उसे हमने कहा था यूनिट सेल, ओके। उसे हमने कहा था यूनिट सेल, ओके। तो इनका जो पैटर्न है, यूनिट सेल पैरामीटर्स जो है वो हमने देखे थे, वो डायग्राम आपको याद करनी पड़ेगी, ओके। सो डायग्राम थी उसकी, तो वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सो देखो यहाँ पे क्या बोला था, यूनिट सेल की जो डायग्राम थी उसके बारे में हमने क्या देखा था, डायमेंशंस देखे थे कि 3 एक्सेस होते हैं, ओके। 3 एक्सेस आर देयर, ओके। और ये जो एक्सेस होते हैं इनको हम ए, बी एंड सी कहते हैं, राइट। सो इफ दिस वन इज ए, अब देखो यहाँ पे एक इजियर मैं आपको बता देती हूँ कि इजी होने के लिए, ओके। फेस जो है ना उसका, वो हम ऐसा करते हैं, रुको। उसका जो फेस है वो इस तरह कर देते हैं ताकि आपको वो समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। वैसे कोई बात नहीं, किसी भी फेस से आप कर सकते हो। Okay, so this one is A, okay. For example, this axis is A, okay. This axis is B, okay. And consider this axis as C, okay. अब यहाँ पे हर एक के एंगल्स होंगे। देखो ये जो एंगल है इसका रोटेशन कैसे होता है, दिस, ओके। ए का जो होगा वो कैसे होगा, ए ऐसे घूमेगा, राइट। और जो बी होगा उसका रोटेशन कैसे होगा, ऐसे होगा, okay. So these are the angles, okay, and these are the A, B, C, these are the axis, okay. And इनको नाम होते हैं, इसको कहेंगे हम ए का जो एक्सिस है, ओके, इसे कहेंगे हम अल्फा, ओके। बी का जो है उसे कहेंगे हम बीटा, ओके। एंड जो सी वाला है उसे कहेंगे हम गामा, ओके। सो देयर आर 3 एंगल्स which are formed by the axes alpha, beta and gamma, okay. So यूनिट सेल के हमने टाइप्स देखे थे, 4 टाइप्स, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड,
फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, तो ये हमने क्यूबिक यूनिट सेल कैसे होता है वो देखा था। ओके, सो एससी मतलब सिंपल जो होता है वो कैसे होता है, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल कैसे होता है, क्रस्ट सेंटर क्यूबिक सेल कैसे होता है, ये हमने देखा था। ओके, सो ये याद होगा आपको कि अगर आपके पास कैसे याद रखना है ये बताती हूँ। ओके, कैसे याद रखना चाहिए आपको ये सारा। ओके, सो यू हैव 3 cubes in your hand। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपके जो पार्टिकल्स हैं ये जब सिर्फ कॉर्नर पे अटैच्ड होते हैं, ओनली एट द कॉर्नर, यहाँ पे नहीं होता। ओके, ओनली एट द कॉर्नर, तो उसे कहेंगे सिंपल क्यूबिक सेल, सिर्फ कॉर्नर पे। देन नेक्स्ट टाइप में कॉर्नर में तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, कॉर्नर पे है ही, पर उसके साथ ओके अलोंग विथ कॉर्नर्स वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पूरे क्यूब का जो कुछ भी सेंटर आता है ना वहां भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, so that's why it is called as body centered cubic cell। और थर्ड टाइप में वो अ, पहले इसमें तो कॉर्नर्स में तो होते ही है। ओके, कॉर्नर्स में तो वो प्रेजेंट रहेंगे ही, पर उसके साथ वो कहाँ पे रहेंगे, वो हर एक जो फेस है ना उसके सेंटर में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस फेस के सेंटर में, यहाँ पे यहाँ पे हो गए वो, यहाँ पे, और समथिंग रिलेटेड यहाँ पे। ओके, तो ये और ये ऊपर वाला रहेगा यहाँ पे, और नीचे वाला भी है यहाँ। ओके, सो सारे जितने भी इसके फेसेस है क्यूब के, तो सब फेसेस में वो रहेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी विल कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी। ये तीन टाइप्स सबको अच्छे से समझ में आए, ये इम्पोर्टेंट है। मैम एंड सेंटर भी है ना? हाँ, ये बेसिक है। और हाँ यस, एंड में सारे के सारे हर एक फेस के सेंटर में आएंगे। और अगर आपको ये ऐसा नहीं समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे साइड में एक फेस ड्रॉ कर लो। ओके, उसके कॉर्नर्स में ड्रॉ कर लो और एक सेंटर में करो। ओके, और इसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे, कितने फेस होते हैं क्यूब को? 6। हाँ, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, ऐसा ध्यान में रखो एफसीसी का। गॉट इट? ऐसे ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में अगर समझ में नहीं आ रहा है ये रे एग्जैक्टली वो कैसे चलता है, ये अगर समझ में नहीं आता है, तो इन दिस वे यू कैन कीप दिस इन योर माइंड। ओके, गॉट इट? सो नेक्स्ट पार्ट जो है, ओके नेक्स्ट पार्ट जो है, यहाँ पे हमें देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट्स है। सो हाउ मच पार्टिकल्स आर देयर? ओके, नंबर ऑफ particles in cubic unit cell। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले
हम डिस्कस करेंगे अबाउट SC, that is what simple unit, simple cubic unit cell. Okay, so it has, काउंट करो कितने corners हैं? 1 8. 2 3 4, yes, right. So 8 corners are there, right? 8 corners are there, and these unit cells are stacked together. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि each one of this particle, okay, यहाँ पे हर एक इसमें ये जो होता है, यहाँ पे एक ऐसा सिर्फ यूनिट नहीं होता, इसे हम यूनिट कहते हैं. व्हाट डज दैट मीन? कि यहाँ पे एक पूरा क्या होगा, नेटवर्क होगा. ओके, कैसा नेटवर्क होगा? ओके, देखो, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा क्यूब आपके हाथ में है, तो दूसरा ऐसा होगा. ओके, तीसरा ऐसा होगा, तीसरा ऐसा होगा. ओके, तो इन दिस वे नेटवर्क विल बी देयर. तो ये एक साइड हो गई. ओके, ये एक साइड हो गई. दूसरी साइड कुछ ऐसी हो सकती है, देखो. और एक हो सकती है. ओके, सो इन दिस वे नेटवर्क विल बी देयर. और एक ऐसा, ऐसे करके करके एक पूरा क्या होगा, तैयार हो जाएगा, नेटवर्क तैयार हो जाएगा. सो यहाँ पे अब देखो, ये तो छोटी बनाई है हमने डायग्राम. तो यहाँ पे देखो कि ये जो फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल है, कॉर्नर वाला पार्टिकल, तो ये पार्टिकल दूसरे क्यूब के साथ भी शेयर होता है. मतलब ये जो 8 कॉर्नर्स है ना, तो 8 कॉर्नर में से हर एक पार्टिकल जो होगा वो और 7 पार्टिकल के साथ शेयर होगा. ओके, ये जो एक पार्टिकल रहेगा, ये और 7 पार्टिकल्स के साथ शेयर किया जाएगा. अंडरस्टूड दैट? कि ऐसा क्यों कहा गया है? नाइबरिंग क्यूब्स जो होंगे उनके साथ, मतलब 7 क्यूब्स के साथ एक पार्टिकल शेयर किया जाएगा. ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि कॉर्नर के जो पार्टिकल्स है वो कैसा कंट्रीब्यूट करेगा टू द गिवन यूनिट सेल. तो एक यूनिट, By हाँ राइट, तो एक यूनिट सेल में उसका एक कॉर्नर का पार्टिकल 1/8, ओके, 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा. ओके, 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा. ओके, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक सेल जो होता है कि उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, कैसे काउंट करेंगे? देन पार्टिकल का नंबर काउंट करना है हमें अल्टीमेटली. कैसे करोगे? कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SC, ओके, तो ये जो सेल है उनके पास 1/8 इंटू कॉर्नर्स कितने हैं? 8. ओके, 1/8 इंटू 8. तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो कितना आएगा? 1. सो दैट्स व्हाई इट हैज 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल. 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल. ओके, ये रहा कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सो यहाँ से आप एक फॉर्मूला बना सकते हो टू कैलकुलेट द पार्टिकल नंबर. हाउ टू कैलकुलेट पार्टिकल पर यूनिट सेल? तो पार्टिकल पर यूनिट सेल का फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हो? 1/8 क्या था यहाँ पे कि कंट्रीब्यूशन पार्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 पार्टिकल, 1 particle to the crystal. Okay, or we can say to the
unit cell into corner particle नंबर. ओके, ये अब जब आप ये करते हो तो आपको पार्टिकल पर यूनिट सेल मिलेगा. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया इसका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल. बीसीसी का करते हैं. अब बता, कॉर्नर्स कितने हैं? अगेन 8 corners are there. Okay, and additional particle होता है at the center. Okay, so 8 corner के 8 particles plus 1 at the center, right? अब क्या होगा यहाँ पे एक जो पार्टिकल होगा तो ये कैलकुलेशन सेम ही रहेगा कि 1/8 ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम 8 कॉर्नर. ओके, तो यहाँ पे 1/8 पार्टिकल जो होंगे ये कॉर्नर्स के रहेंगे. ओके, और एंड जो पार्टिकल होगा एट द सेंटर ऑफ अ गिवन क्यूब वो क्या होगा, ये कोई भी शेयर नहीं करेगा क्योंकि हर एक क्यूब का जो सेंटर का पार्ट होता है. ओके, यहाँ पे अगर सेंटर है तो ये इसका क्या क्या होगा कि स्पेसिफिक पॉइंट होगा और जो किसी भी क्यूब के साथ शेयर किया जा नहीं सकता, इसलिए इसमें शेयरिंग के लिए कोई नहीं आएगा. ओके, so it belongs entirely to the given unit cell. Okay, so unit cell has one particle from 8 corners plus one particle in the center of the cube. So इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम कि particles मैम 1 per, into 1. हाँ राइट, particles per unit cell. तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि 1/8. ओके, 1/8 इंटू यहाँ पे कॉर्नर पार्टिकल नंबर क्या था, 8 था, एंड इसके साथ में एक ऐड हो जाएगा, इसके साथ में एक ऐड हो जाएगा और सॉरी 2 नहीं, एक. ओके, और जो कोई भी शेयर नहीं कर सकता, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर आएगा 2. तो 2 पार्टिकल्स पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, तो इसमें 2 पार्टिकल्स आए. देन ये इजी था, एक समझ में आया तो बाकी के भी समझ में आएंगे. ओके, देन एफसीसी देखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. इसका देखो कैलकुलेशन अब आप कर सकते हो. कॉर्नर्स का कितना आता है, 1 आता है. ओके, कॉर्नर्स के 1 आते हैं, पर शेयर होता है कि नहीं वो हमें देखना है. देखो, सो कॉर्नर्स के 8 अगेन. ओके, कॉर्नर्स के 8 एंड प्लस पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ इट्स 6 फेसेस. ओके, कितने आएंगे, 6 फेसेस. सो फेसेस के 6. ओके, फेसेस के 6. तो अब क्या होगा कि यहाँ पे शेयरिंग होगा क्योंकि फेस के यहाँ पे जो कुछ भी मतलब सिर्फ फेस पे जो सेंटर में आता है तो वो दूसरे फेस के साथ भी शेयर हो सकता है. ओके, और कितने कितने फेसेस के साथ शेयर होगा, विथ 1. 2. हाँ यस, मैम 1/2 आ जाएगा ना तो. हाँ यस. सो इसको हमें 1/2 करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा. ओके, तो ये कितना आया, 3. ओके, 1/2 किया इसलिए ये कितना आया, 3. ओके, और इसको हम पहले से ही कितना करते हैं, 8 को हम पहले से ही क्या क्या करते हैं, इसका 1/8 करते हैं, तो ये 1 आता है. सो 1 + 3 कितना आया, ये हम थोड़ा सा ऐसे
एक के नीचे एक लिखते हैं, यहाँ का 1, ओके, और यहाँ का 3, इसको प्लस करो, कितना आया 4. सो दैट्स वाई पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने आएंगे इसके, पार्टिकल्स पर यूनिट सेल वाई 4. ओके, ये आया समझ में कैसे किया? ये सब, तिथे हाँ बोला. तिथे सिंपल क्युबिक सेल मध्ये एक पार्टिकल 8 बरोबर शेअर होतोय म्हणून 1/8 लिहिलंय ना. हा राईट, ज्याच्यासोबत जेवढ्या पार्ट्स सोबत शेअर होतो म्हणून तिथे दिलेलं आहे. आता इथे 6 जे होते, ओके, फेस 6 आहेत, पण ते 2 लोक शेअर करतायत, 2 फेसेस शेअर करतायत ते, ओके. तर हा एक फेस जर इथे असेल तर याच्या मागे एक्झॅक्टली दुसरा फेस किंवा याच्यावरती ओव्हरलॅप होणारा अजून एक फेस आहे, आणि म्हणून तिथे आपण त्याला हाफ केलं. समजलं? हो. हा, इझी आहे, खूप इझी आहे, पण तरी सुद्धा त्याच्यावरती क्वेश्चन येऊ शकतो आणि ते तुम्हाला हे कॅल्क्युलेशन करून दाखवावं लागेल आणि एक्सप्लेन करावं लागेल की असं का बरं आहे. हाफने मल्टिप्लाय का केलं, 1/8 ने मल्टिप्लाय का केलं, याचे रिझन तुमच्याकडे पाहिजे. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन. अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, इसका स्ट्रक्चर का क्या करें, इसका एक रिलेशन होता है वो देखते हैं. ओके, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड यूनिट सेल एज लेंथ. ओके, सो ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट. ओके, अब देखो एज, एज सबको समझ में आ रही है ना कि इसमें देखो ये एज रहती है, ये जो है ना इसको हम एज कहते हैं. ओके, तो अब यहाँ पे हमें कुछ कंसिडर करना पड़ेगा. हाँ, रिलेशन किसके साथ है, मोलर मास, रिलेशन ऑफ मोलर मास, then density, okay, and unit cell age, unit cell age. okay, इनके साथ अब क्या करने वाले हम, रिलेशन एस्टैब्लिश करने वाले. ओके, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा. ये अब देखो एज लेंथ है आपकी क्यूबिक यूनिट सेल की, उसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे ए, मतलब ये आपका क्यूब है, ओके, और उसकी ये जो एज है, ओके, ये जो एज है इसे हम ए कहेंगे. सो दैट्स वाई इसका जो वॉल्यूम आएगा, तो क्यूब का वॉल्यूम पता है आपको क्या होता है, ए क्यूब, राइट. ए क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा. देन मास, इसका जो मास आएगा, ओके, वन पार्टिकल का. ओके, ऑफ कोर्स ये जो वन पार्टिकल का जो मास आएगा, जितने भी इसमें पार्टिकल्स हैं ये सारे कंसिडर होंगे, सारे. ओके, तो एक पार्टिकल का जो मास है उसको कहेंगे एम, उसको कहेंगे एम. ओके, एंड नंबर जो होगा, so mass will be m and number of particles will be, number of particles, it will be n. okay, it will be m. so अगर आपको टोटल मास कैलकुलेट करना है यूनिट सेल का, मास ऑफ यूनिट सेल अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस मास into number of particles. okay, so now
थिंक अबाउट डेंसिटी. ओके, ये जो डेंसिटी है यूनिट सेल की, डेंसिटी उसे हम कहेंगे रो. ऐसा इसका यूनिट होता है. ये जब लिखते वक्त अलग लिखा जाता है थोड़ा सा, और जब प्रिंट होता है बुक में तो वो थोड़ा सा अलग, ऐसा पी जैसा दिखाई देता है, ऐसा ऐसा कुछ. ओके, ऐसा कुछ तो वो लिखते हैं. ओके, पर ये RHO रो कहते हैं उसको. देन सो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ओके, तो वो क्या आएगी? अब इसका मास क्या है? m इंटू एन अपॉन वॉल्यूम क्या है? a क्यूब. ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन आया, ओके, ये जो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लाया, ये डेंसिटी का एक्सप्रेशन. ओके, अब व्हाट अबाउट मोलर मास? ओके, मोलर मास का क्या है? तो मोलर मास कैपिटल M से दिखाया जाता है. तो मोलर मास जो है ना, वो कैसे होता है? मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल into mass of one particle into number of particles per mole, number of particles per mole. ओके, तो ये अगर आप करते हो तो पर मोल मतलब एक मोल का मास आप निकालते हो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोलर मास. ये हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है बहुत ज्यादा. सो मास ऑफ वन पार्टिकल इसको कहेंगे m. ओके, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल को हम ये Na ऐसे कहें. ओके, एंड हियर पर मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं, इसको हमारे पास एक टर्म है जो आपको याद होगी, उसे हम कहेंगे एवोगाड्रोस नंबर. Okay, that's why that A is mentioned. So we have the expression. अब M के लिए डिराइव करो उसको. M is equal to कैपिटल M अपॉन Na. ओके, ये आपका मोलर मास के लिए एक्सप्रेशन आ गई. ओके, ये मोलर मास के लिए एक्सप्रेशन आ गया. अब ये और ये दोनों जरा कंबाइन करो इसको और डेंसिटी के लिए लिख दो. इन दोनों को कंबाइन करो और डेंसिटी के लिए लिख दो. कैसे कर सकते हो? यहाँ पे m की वैल्यू आप डाल सकते हो, ये जो आपको मिली है अभी अभी. तो डेंसिटी इज इक्वल टू m के लिए ये वैल्यू पुट अप कर दो जो आपको अभी अभी मिली है. ओके, सो m इंटू n अपॉन Na इंटू a क्यूब. राइट, ये वैल्यू आपको मिल गई. तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दो, क्योंकि जो आपको ये पता होगा थंब रूल कि जब आप एक्सप्रेशन लिखते हो तो स्मॉल लेटर्स में जो क्वांटिटी आती है ना, या कुछ भी सिंबल आता है स्मॉल लेटर्स में, उसको हमेशा पहले लिखा जाता है. ओके, इसके लिए आप कैसे भी लिख सकते हो, पर आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो आता है ना, वो कैसे आना चाहिए? इन दिस वे. मतलब स्मॉल लेटर्स में जो आपकी क्वांटिटी या सिंबल है वो पहले आना चाहिए. ये थंब रूल है. ओके,
So that's why this will be the expression for what? Density. Okay. So अगर आपके पास कोई भी 4 एंटिटीज प्रेजेंट है, ओके, तो इनमें से अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या आपके पास मोलर मास है गिवन, ओके, एवोगाड्रो नंबर है, तो इसमें से ये सारा अगर आपके पास प्रेजेंट है, देन यू कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ योर क्यूब, ओके, और यूनिट सेल. You can calculate the density of your unit cell. Okay. So this was the relation between density, molar mass, okay, then what? Age of the cube, okay, and density can be deducted in this way. Okay. So इस पे problem आ सकते हैं, okay, इस पे problem आ सकते हैं. I will put some problems in the group, okay, मैं आपको इसकी assignment दूंगी और आपको वो solve करने हैं, okay, इस फॉर्मूला पे बेस. सो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस, ये समझ में आया अच्छे से? Yes, ma'am. गुड. सो Yes. हाँ, सो नेक्स्ट है कि अब हम इतनी देर सिर्फ यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, राइट? सब सिर्फ यूनिट सेल की, पर एक्चुअल जब क्रिस्टल बनता है तो ये यूनिट सेल कैसे अरेंज होते हैं एक दूसरे से, ये अब हमें स्टडी करना है. एंड दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज, और द फैशन ऑफ द यूनिट सेल to get arranged with each other is called as packing. Okay, so packing of particles in crystal lattice. Okay, packing of crystals, sorry, particles in crystal lattice. Okay, ये अब हमें actually देखना है. So they are very closely packed as they are solids. Okay, and crystalline solids, you know, they have sharp melting points. Okay, so that's why they are ordered. They are very ordered in nature. Okay, और उनकी arrangement जो होती है वो very particular होती है. That's why they are very closely packed. Okay, so इसमें जब आपका जो पार्टिकल आप पैक करते हो, ओके, तो उसमें जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है ना, उसे कहते हैं हार्ड स्फीयर्स. ओके, सो जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको कंसिडर किया जाता है एज दे आर हार्ड स्फीयर्स. Okay, means they are very distinct and those are the points, okay, at which network is going to establish. Okay, so यहाँ पे क्या होता है कि उनका काम क्या होता है हार्ड स्फीयर्स का, कि टू इंक्रीज द इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन, कि हमें पता है कि ये जो एक पार्टिकल है वो उसके अलावा, इसके क्यूब के अलावा और 7 क्यूब से अटैच होने वाला है. सो वो 8 क्यूब्स को वो क्या करता है, टुगेदर रखता है. ओके, दिस इज द एक्चुअली दिस पार्टिकल इज द लिंकिंग एरिया. ओके, दिस इज द लिंकिंग एरिया एंड दैट्स व्हाई ये हमारे लिए स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, सो एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टर्म देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. सो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि नेबरिंग स्फीयर्स दैट टच एनी गिवन स्फीयर इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा किसका होता है, पार्टिकल का होता है, या आप इस टर्म में कह सकते हैं स्फीयर का होता है.
स्फीयर मतलब ही पार्टिकल होता है, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फीयर, तो ये क्या होता है कि how much sphere, okay, how much my neighboring spheres are going to contact with individuals too. So contact number of contact spheres, actually number of contacting spheres to individual sphere, मतलब कितने spheres के साथ वो coordination रख सकता है, that is the coordination number of that particular sphere, okay. So इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं कि कॉम्पैक्टनेस ऑफ स्फीयर, ओके। सो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं एकदम एकदम टाइट पैक्ड हो सकते हैं, तो उसमें ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, ये क्या डिपिक्ट करता है, ये क्या इंटरप्रेट करेगा कि हाउ मच कॉम्पैक्ट इज योर सॉलिड, ओके, और हाउ मच कॉम्पैक्ट इज योर स्ट्रक्चर. सो इफ कोऑर्डिनेशन नंबर is large in number, okay, then compactness is also high, okay, compactness is also high, and we can say that spheres are very close to each other, very close to each other. So coordination number जितना हाई जाएगा उतना आपका सॉलिड हाई रहेगा, और अल्टीमेटली द मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई, ओके. उसका जो मेल्टिंग पॉइंट जाएगा वो भी बहुत ही ऊपर आएगा, ओके, बहुत ऊपर जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, आया समझ में. सो इन दिस वे यू कैन इंटरप्रीट दिस थिंग, ओके. अब इसमें हमने एक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, एंड दैट स्ट्रक्चर वाज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ओके. सो वो कैसे होता है ये हमें एक्चुअली देखना है. क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे काम करता है, ओके. तो इसमें एक्चुअली दोनों टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस, ओके. तो इसमें वन टाइप होता है इन वन डायमेंशन, ओके, एंड सेकंड इज टू डायमेंशंस, ओके. सो एक्चुअली वो थ्री डायमेंशनल भी होता है. सो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ये होता है, पर थ्री डायमेंशनल में अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफिकल्ट हो जाता है बहुत, इसलिए हम दो ओरिएंटेशन पे इसका स्टडी करते हैं कि इन वन डायमेंशन, ओके, एंड इन टू डायमेंशन. अब ये वन डायमेंशन का देखते हैं. इसमें क्या होता है कि रो में इसका जो अरेंजमेंट होता है वो ऐसे एक रो में होता है, ओके, बहुत ही क्लोज रहते हैं, एक रो में ऐसा इनका क्या होता है अरेंजमेंट रहता है, राइट. देन सेकंड टाइप जो है वो है 2D, इन टू डायमेंशंस, ओके. टू डायमेंशंस में क्या होता है कि टू डायमेंशनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और रोज जो होते हैं ना, रोज वो एक दूसरे को मतलब ये जो एक रो है ना, ऐसे बहुत सारे रोज आ जाते हैं और वो एक दूसरे को चिपक जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, ओके. दे दे विल कॉन्टेक्ट ईच अदर. सो ये जो आपकी एक रो है फॉर एग्जाम्पल, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप इजीली समझ सकते हो. तो ये ऐसे ये दूसरी रो आ जाती है, और यहाँ पे मेरे ड्राइंग को भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का जो साइज होता है ना, ये एकदम आइडेंटिकल होता है. यहाँ पे कुछ मतलब ये ड्राइंग के वक्त कुछ स्फीयर्स छोटे हो रहे हैं, कुछ बड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता.
इक्वल होता है, एकदम इक्वल। तो ऐसे एंड सो ऑन। ओके, तो ऐसे रोज एक दूसरे को अटैच होती है। अब इसमें ये जो 2D है ना स्ट्रक्चर, तो इसमें एक और पैटर्न्स आते हैं। ओके, इसमें थोड़े थोड़े और भी पैटर्न्स आते हैं। उनमें से एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, उसको कहेंगे, एक टाइप आता है इसमें, उसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, अब ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है ना, इसमें क्या होता है कि वन डायमेंशनल रो जो होती है क्लोज पैक स्फीयर की, दे स्टैक ओवर ईच अदर। ओके, और उसका एक स्क्वायर बन सकता है, मतलब वर्टिकली भी अटैच होते हैं और हॉरिजॉन्टली भी अटैच होते हैं। ओके, वर्टिकली भी अटैच होंगे, मतलब अगर ये रो ऐसी है ना, तो इसमें वो ऐसे भी अटैच होंगे इस तरह से, और ऐसे भी अटैच होंगे, वर्टिकली भी अटैच होंगे। ओके, तो इन दिस वे these particles are attached। और जो इसकी फर्स्ट रो होती है ना, उसको ए कहते हैं। ओके, फर्स्ट रो को कहेंगे ए। ओके, ए टाइप कहते हैं उसकी। तो सेकंड रो जो होती है उसको भी ए ही बोलते हैं। ओके, तो ये जो रोज होती है ना, रोज का जो स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ओके, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट हम इसे कह सकते हैं। तो इनका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि क्या क्या इसका गोल क्या होता है कि एक स्क्वायर बन जाए। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक जो स्फीयर होता है ना, हर एक जो स्फीयर होता है वो 4 स्फीयर्स को कांटेक्ट करता है। ओके, हर एक जो स्फीयर होता है वो 4 नेबरिंग स्फीयर को क्या करता है, कांटेक्ट करता है। एंड दैट्स व्हाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। और स्क्वायर कैसे बनता है, अब ये यहाँ पे मैंने ये एक्चुअली ऐसे ही करना चाहिए। देखो, ये आपके स्फीयर है। ओके, और इनके जो सेंटर्स आते हैं ना, इन सेंटर्स में एक ऐसी लिंक बन जाती है। ओके, और इस तरह से स्क्वायर बनता है। So that's why this two-dimensional closed packing is called as square closed packing in 2 dimensions. Okay, तो ये स्क्वायर का पैटर्न हो गया। अब जो नेक्स्ट पैटर्न आता है उसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। ओके, क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या होता है, स्फीयर्स के अरेंजमेंट से हेक्सागोन फॉर्म होता है। कैसे, वो देखेंगे। सो इसमें क्या होता है कि नेबरिंग स्फीयर्स में क्या होता है कि कुछ डिप्रेशंस आते हैं। ओके, मतलब कुछ रोज जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, कुछ रोज जो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है हेक्सागोन में कि देखो अरेंजमेंट कैसी होती है वो आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक रो है पार्टिकल की। ओके, ये एक रो है, तो दूसरी रो यहाँ से स्टार्ट होगी। ओके, दूसरी रो जो है वो थोड़ी सी आगे जाएगी। ओके, तीसरी रो फिर से यहाँ से स्टार्ट होगी। चौथी रो जो होगी वो फिर से यहाँ से आएगी। सो दिस स्पेस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन।
ओके, अब इसमें क्या आएगा कि फर्स्ट रो इज कॉल्ड एज ए टाइप रो, इसे हम कहेंगे ए टाइप रो, एंड सेकंड रो को कहेंगे बी टाइप रो. सो दिस इज ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. अगर दो ही रोज है तो ए बी, चार है तो ए बी. आया समझ में? पिछला वाला जो ये था, हाँ इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ओके, और ये जो है ये है ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. एक्चुअली ये ए बी मतलब ए बी है. ओके, सो इसमें क्या आएगा कि हर एक जो आपका पार्टिकल होगा या हर एक जो आपका स्फीयर होगा, वो कैसे अटैच होगा? एक जो स्फीयर है कोई भी, वो एट ए टाइम, अब देखो इसको कंसिडर करो, वो एट ए टाइम कितने को कांटेक्ट कर रहा है? 6 को कांटेक्ट कर रहा है, राइट? 1, उनके सेंटर्स देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, इन 6 को वो कांटेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से एक इनके सेंटर्स जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? हेक्सागोन बनेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा. ओके, so this will be the hexagonal close packing. Understood? Then next part जो है, देखो हम 1D देखा, 2D देखा, अब सी पार्ट में एक है 3D, 3 डायमेंशन में देखते हैं. क्लोज पैकिंग इन 3D. ओके, 3D में कैसा आएगा? अब ये समझ में आया है तो ये नेक्स्ट पार्ट भी इजीली समझ में आएगा. सो 2D प्लस 2D प्लस 2D, ये अरेंजमेंट जो आती है ना, ये 3D को राइज देती है. ओके, सो 2 डायमेंशनल लेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अटैच हो जाते हैं और 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं. ओके, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस हमें यहाँ से मिल सकता है. ओके, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हमें ध्यान में रखने हैं 3D अरेंजमेंट के लिए. क्या ध्यान में रखना है? देखो कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर जो होते हैं, they are close packed layers, okay, and they will found to stick only in one way. अगर एक ही मेथड से अटैच हो गए तो सिंपल क्यूबिक लैटिस बन जाएगा. अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो वो 2 टाइप से अटैच हो सकता है. ओके, सो इन दिस वे अगर 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल क्लोज पैक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो ये ऐसे बनेंगे अगर 2 मेथड से वो अटैच हो गए. ओके, तो इसमें हमें एक एक टाइप देखना है. अब ओके, एक एक टाइप देखना है कि स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर. ओके, स्क्वायर है और उसका पैकिंग कैसे होता है और वो अरेंजमेंट कैसी होगी. एकदम सिंपल है ये. ओके, तो इसमें सारे जो ए टाइप के रो है ना, ये एक दूसरे को अटैच हो जाते हैं. सो स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स. ओके, स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स. ओके, ये अरेंजमेंट देखो कैसी होती है. इसमें 3D सिंपल क्यूब आएगा. ओके, और सेकंड लेयर जो होगा वो फर्स्ट लेयर पे प्लेस किया जाएगा. ओके, सो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक इमेजिनरी लाइन पहले आनी चाहिए. ओके, देखो
ये एक लाइन सबसे पहले बना देते हैं, फिर पैकिंग कैसे हो रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये एक रो है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर इनके बनेंगे। ये पैकिंग जो होगा उसका ये इस तरह से जाएगा पूरा का पूरा। ओके, तो मतलब पूरा का पूरा आपको यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, तो ये हमने ये यूज नहीं किया, ये जाने दो। ओके, तो इन दिस वे यू विल गेट 3D स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे आपको ए ए ओके 4 ए लेयर्स मिलेंगे आपको, 4। कैसे? लेयर्स, लेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे, रोज की नहीं। ओके, सो कैसे? दिस विल बी 1 लेयर, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3। ओके, और जो नीचे का है ना, यहाँ का नीचे का जो होगा, ओके, दिस विल बी 4। ओके, जैसे 4 ए लेयर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और वो एक दूसरे पे प्लेस होंगे। ओके, so this is the simple square 3D स्ट्रक्चर, और इसको कहेंगे यूनिट सेल जो होती है ना इसकी, मतलब ये जो फॉर एग्जांपल ये यूनिट सेल है, इसको मार्क करते हैं एक यूनिट सेल को। ओके, फॉर एग्जांपल इस सेल को मैंने मार्क कर दिया। ओके, तो ये जो यूनिट सेल होती है ना इसकी, ये यूनिट सेल क्या होती है? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होती है। ये होती है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, इस तरह से ये बनाए जाते हैं। देन सेकंड जो टाइप है इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें क्या बनेंगे? लेयर्स बनेंगे। ओके, एक मिनट। हाँ, यस। सो यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर ही आएगा पर हेक्सागोन्स अरेंज होंगे। ओके, सो सेकंड लेयर जो आएगा वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में आएगा। ओके, सो देखो इसका कैसे होगा स्ट्रक्चर, वो बताती हूँ आपको। तो सेकंड टाइप में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो आएगा। ओके, सो इसमें क्या आएगा कि अगर ये लाइन है तो दूसरा ये है, तीसरा फिर से यहाँ से है, एंड फोर्थ वन इज अगेन फ्रॉम दिस। तो ये ऐसा अगर है तो इसमें दूसरी जो लाइन आएगी ना वो कहाँ आएगी? दूसरी जो लाइन है वो कहाँ पे आएगी? इसके ऊपर आएगी, मतलब ऐसे। ओके, फिर दिस वन इज हियर, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट इसका स्ट्रक्चर आएगा। ओके, सो इन दिस वे इसका पैकिंग होगा। कैसे होगा? इस तरह से इसका पैकिंग हो जाएगा। आया समझ में?
हेक्सागोन का पैकिंग इन दिस वे होता है, और ये जो होता है ना, ये पूरा 3D में चला जाए, पूरा 3D में। ओके, आया समझ में? सो आपको ओवरऑल सीन कैसा दिखेगा इसका कि ओके, आपको कैसे दिखेगा ओवरऑल? ये अगर आपको आपके पास एक ऐसा हेक्सागोन है तो ये आपका दूसरा हेक्सागोन। ओके, और इसके कॉर्नर्स जो है सारे, ये आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐसे जॉइन करने पड़ेंगे, एंड समथिंग लाइक दिस यू विल गेट दी स्ट्रक्चर। ओके, तो ये ऐसा आपको इसका कुछ तो स्ट्रक्चर मिलेगा। सो दिस वाज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो टेट्राहेड्रल भी होता है, एक्चुअली टेट्राहेड्रल का होता है, ऑक्टाहेड्रल का होता है, ये सारे होते हैं, ये हमें एक एक देखने हैं। ओके, इसमें अगर ऐसा आपका ट्रायंगल बनता है, ओके, तो दूसरा भी बनेगा, और ये ऐसे कुछ तो आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ओके, देन ऑक्टाहेड्रल का भी होता है, राइट? ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है? ऑक्टाहेड्रल 3D स्ट्रक्चर होता है। सो इसमें ओके, so this is actually octagon. ओके, सो इसमें आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा 3D में, राइट? सो सॉरी, सो टेट्राहेड्रॉन में आपको कैसे मिलेगा, मतलब 3D स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, कि थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ करते हैं। ओवरऑल ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे दिखेगा, ये 3D में ऐसे दिखेगा। आया समझ में? सो इन दिस वे आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। ओके, सो आपकी जो फिगर है 1.8, वो देखो बुक में, वहां पे उन्होंने 2 वेज दिखाए हैं कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे अटैच्ड होता है, वो देखो। सो देर आर 2 वेज एक्चुअली। सो वन वे is doing this to align the spheres of the third layer with the spheres of the first layer. So first way जो है ना, 2 ways of packing, इसमें पहला जो है ना, इसमें ए बी टाइप का अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। ओके, ए बी, और सेकंड में आपको मिलेगा ABC ABC। ओके, तो ये सेकंड आपको यहाँ पे मिलेगा। आया समझ में? सो यहाँ पे देखो, ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। एक्चुअली आपको ये पता होगा कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हो या किसी भी टाइप का एक एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो, तो उसमें आपको ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपका जो 3D ओरिएंटेशन है या इमेजिनेशन है, वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा आप कर सकते हो प्रेडिक्ट, या आपके दिमाग में कितना अच्छा आप डायग्राम बना सकते हो। तो आपकी जो वो इफिशियंसी होती है ना, उस इफिशियंसी को लेके वो आपको जज करते हैं। सो दीज आर दी थिंग्स। तो ये इनबॉर्न होती है, मतलब इस पे ये भी कर सकते हैं, मतलब ट्राई करके थोड़ा सा कर भी सकते हैं काम, पर बेसिकली ये जो परसेप्शन होता है ना, वो इनबॉर्न होता है, कुछ लोगों में अच्छा होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। ओके, सो ये एक्चुअली इफिशियंसी होती है हर एक की, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका जजमेंट किया जाता है। ओके, सो इसमें अरेंजमेंट जो होता है,
तो वो ऐसा ये कर सकते हैं हम। ओके, सो दो टाइप्स कैसे फॉर्म होते हैं देखो। सिंपल जो लेयर है ना, पहला जो लेयर है उसमें कुछ तो ऐसा अरेंजमेंट आपको मिलेगा। ओके, और उसके पीछे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और सेकंड में सिंपली ये आपको ऐसे मिलेगा, और ये सेकंड, और थर्ड टाइप भी आएगा इसमें। दैट्स व्हाई दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, एंड ये जो लास्ट में जो आते हैं ना ये सी। सो दैट्स व्हाई थ्री टाइप ऑफ अरेंजमेंट विल बी देयर। ओके, इसके वीडियोस है अच्छे नेट पे, सो यू कैन वॉच दैट। ओके, so in this way different hexagonal close stacking they are formed. Okay, so पहले इसमें दो ही आपको ओरिएंटेशन मिलेंगे, और सेकंड इसमें तीन टाइप के मिलेंगे। सो जो फर्स्ट वाला है ना, इसे कहेंगे, जो फर्स्ट नेचर है इसे कहेंगे HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक, एंड इसे कहते हैं CCP। ओके, क्यूबिक क्लोज पैक। तो इसमें रेफरेंस है 1.8 फिगर नंबर, ये आप देखो अच्छे से, क्योंकि इतना ड्राइंग तो अच्छा मेरा भी नहीं है वो अच्छा 3D में ड्रॉ करूं इतना। ओके, सो ये पॉइंट आपको देखना होगा। टीचर एकदम मागचं पेज दाखव ना. यस, सो एक्चुअली आगे भी जा सकते हैं, वी हैव टाइम, पर सबसे पहले आप ये माइंड में फिक्स कर लो कि कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ इसके, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, सारे नाम एक जैसे ही दिखाई दे सकते हैं, BCC, FCC, CCP, HCP, ये दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आज, फिर हम आगे इसके वॉल्यूम्स, इसके डायमेंशंस, इसके जो डेरिवेशंस है वो देखें। ओके, आज भी ले सकते हैं थोड़ा सा, पर आज नहीं लेंगे, आज इतना ही अच्छे से करो। ओके, और फिर कल तो मैथ से पूरा फिर इसका अरेंजमेंट का। ओके, आया है समझ में ये आज जितना लिया हमने? So I think you have a physics lecture, no? Yes, ma'am. So we will stop here, and tomorrow we will continue the next part. Okay?